गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू TSN स्कूल। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 हिंदी संचयन भाग 2 का पाठ्यक्रम। आज हम संचयन से पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 2 में आपको गुरु दयाल सिंह जी द्वारा लिखा गया एक लेख दिया गया है जिसका शीर्षक है सपनों के से दिन। इसके पिछले 2 भागों में हमने गुरु दयाल सिंह जी के बचपन के बारे में जाना, उनके स्कूल के बारे में और उनके अध्यापकों के बारे में पढ़ा कि किस प्रकार से उनके हेडमास्टर साहब का स्वभाव और किस प्रकार उनके PT मास्टर जो है उनके स्वभाव में कितना परिवर्तन था। दोनों का स्वभाव अलग अलग था। PT साहब जो है वह उन्हें डरा धमका कर रखते थे और जो उनके हेडमास्टर साहब हैं उनका स्वभाव बड़ा ही नरम था। लेकिन जो PT साहब है जब वह स्काउटिंग के लिए जाते थे उस समय वह उन्हें शाबाश कहते तो उनको लगता जैसे कोई चमत्कार हो गया है और उसी चमत्कार को लगते उन्हें स्कूल जाना बहुत अच्छा लगता था। अब आगे पढ़ते हैं। हर वर्ष अगली श्रेणी में प्रवेश करते समय मुझे पुरानी पुस्तकें मिला करती। हमारे हेडमास्टर शर्मा जी एक लड़के को उसके घर जाकर पढ़ाया करते। वे धनाढ़ लोग थे। उनका लड़का मुझसे 1-2 साल बड़ा होने के कारण मेरे से एक श्रेणी आगे रहा। हर साल अप्रैल में जब पढ़ाई का नया साल आरंभ होता तो शर्मा जी उसकी 1 साल पुरानी पुस्तकें ले आते। हमारे घर में किसी को भी पढ़ाई में दिलचस्पी न थी। यदि नई किताबें लानी पड़ती तो शायद इसी बहाने पढ़ाई 3री-4थी श्रेणी में ही छूट जाती। कोई 7 साल स्कूल में रहा तो एक कारण पुरानी किताबें मिल जाना भी था। पहले जो बच्चे जो थे या फिर पेरेंट्स जो थे वो इतना बच्चों को की पढ़ाई को लेकर अवेयर नहीं थे। वह यही चाहते थे कि बच्चों को क्या करना है, कोई तहसीलदार थोड़ी, हमने पढ़ा ना इसमें कि कोई तहसीलदार थोड़ी ना बनवाना है, सिर्फ परचून की दुकान पे काम करवाना है तो मुनीम से हिसाब किताब सीख लेगा और दुकान पर ही तो काम करना है। इस तरह से वह पढ़ाई नहीं कर। लेखक जो है वो बता रहे हैं कि उन्हें पुरानी किताबें मिल जाती थी, इसीलिए वह 7वीं श्रेणी तक पढ़ पाए। कॉपियों, पेंसिलों, होल्डरों और शाही दावत में भी मुश्किल से 1-2 रुपये साल भर में खर्च हुआ करते। परंतु उस जमाने में 1 रुपया भी बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। 1 रुपये में 1 सेर घी आया करता और 2 रुपये में 1 मन यानी 40 सेर गंदम। इसी कारण खाते पीते घरों के लड़के ही स्कूल जाया करते। हमारे 2 परिवारों में मैं पहला लड़का था जो स्कूल जाने लगा था। परंतु किसी भी नई श्रेणी में जाने का ऐसा चाव कभी भी महसूस नहीं हुआ जिसका जिक्र कुछ लड़के किया करते। अजीब बात थी कि मुझे नई कॉपियों और पुरानी पुस्तकों में ऐसी गंध आने लगती कि मन बहुत उदास होने लगता था। इसका ठीक कारण तो कभी समझ में नहीं आया, परंतु जितना भी मनोविज्ञान की जानकारी जितनी भी मुझे मनोविज्ञान की जानकारी है, इस अरुचि का कारण यही समझ में आया कि आगे की श्रेणी की कुछ मुश्किल पढ़ाई और नए मास्टरों की मारपीट का भय ही कहीं भीतर जमकर बैठ गया था। सभी तो नए ना होते, परंतु 2-3 हर साल ही वह होते जो कि छोटी श्रेणी में नहीं पढ़ाते थे। कुछ ऐसी भी भावना थी कि अधिक अध्यापक 1 साल में ऐसी अपेक्षा करने लगते हैं जैसे हम हरफन मौला हो। हरफन मौला मतलब हम हर चीज़ में पारंगत हो गए हों, विद्वान हो गए हों। लेखक जो है उन्हें इतना स्कूल जाने का इतना कोई चाव नहीं था, इतना मतलब शौक़ नहीं था जैसे दूसरे बच्चे करते थे, क्योंकि उनके पास तो वही पुरानी किताबें थी और उनको एक डर था कि वही अब वापस फिर से हमें जो किताबें हम पहले पढ़ के आए हैं उसी तरह से हमें नई किताबों को फिर से शुरू से पढ़ना होगा। फिर वही अध्यापकों की मारपीट और उनका डर उनके मन में बैठा रहता। यदि उनकी आशाओं पर पूरे नहीं हो पाते तो कुछ तो जैसे चमड़ी उधेड़ देने को तैयार रहते। इन्हीं कुछ कारणों से केवल किताब कॉपियों की गंध से ही नहीं, बाहर के बड़े गेट से 10-15 गज दूर स्कूल के कमरों के रास्तों के दोनों ओर जो अलियार के झाड़ उगे थे उनकी गंध भी मन को उदास कर दिया करती। परंतु स्कूल 1-2 कारणों से अच्छा भी लगता। मास्टर प्रीतमचंद जब स्काउट की परेड करवाते तो लेफ्ट राइट की आवाज़ या मुंह में
ली विसिल से मार्च कराया करते। फिर राइट टर्न, लेफ्ट टर्न या अबाउट टर्न कहने पर छोटे छोटे बूटों की एड़ियों से दाएं बाएं एकदम पीछे मुड़कर बूटों की ठक ठक करते अकड़ कर चलते तो लगता जैसे हम विद्यार्थी नहीं बहुत महत्वपूर्ण आदमी हों, फौजी जवान। दूसरे विश्व युद्ध का समय था, परंतु हमारी नाभा रियासत के राजा को अंग्रेजों ने 1923 में गिरफ्तार कर लिया था और तमिलनाडु के कोडा एकेनाल में ही जंग शुरू होने से पहले उनका देहांत हो गया। उसका बेटा उस राजा का बेटा कहते हैं अभी विलायत में पढ़ रहा था, इसलिए हमारे देसी रियासत में अभी भी अंग्रेज़ों की ही चलती थी। फिर भी राजा के ना रहते अंग्रेज हमारी रियासत के गांव से जबरन भर्ती नहीं कर पाया। मतलब जो फ़ौज में लोगों को भर्ती करना है तो हमारे गांव से लोगों को वह ज़बरदस्ती भर्ती नहीं कर पाया था। लोगों को फ़ौज में भर्ती करने के लिए जब कुछ अफसर आते तो उनके साथ कुछ नौटंकी वाले भी हुआ करते। वे रात को खुले मैदान में शामियाने लगाकर लोगों को फ़ौज के सुख आराम बहादुरी के दृश्य दिखाकर आकर्षित किया करते। उनका एक गाना अभी भी याद है, कुछ मस्करे अजीब सी वर्दी पहने और अच्छे बड़े फौजी बूट पहन गाया करते। भर्ती हो जा रे रंगरूट, भर्ती हो जा रे रंगरूट, अठे मिले से टूटे लीतर उठे मिलेंदे बूट, भर्ती हो जा रे रंगरूट, अठे पहन से फटे पुराने उठे मिलेंगे सूट। मतलब क्या कह रहा है कि हे नौजवान, तुम यहाँ इस फ़ौज में भर्ती हो जाओ, यहाँ पर तो तुम्हें टूटे हुए जूते चप्पल मिलेंगे, वहाँ तुम्हें बूट मिलेंगे, यहाँ तुम फटे पुराने पहनते हो, वहाँ पर तुम्हें सूट मिलेंगे, भर्ती हो जा रे रंगूट। इन्हीं बातों से आकर्षित हो कुछ नौजवान भर्ती होने के लिए तैयार भी हो जाया करते थे। कभी कभी हमें भी महसूस होता कि हम भी फौजी जवानों से कम नहीं हैं। धोबी से धुली वर्दी और पॉलिश किए हुए बूट और जुराबों को पहने जब हम स्काउटिंग की परेड करते तो लगता हम फौजी ही हैं। मास्टर प्रीतम चंद को स्कूल के समय में कभी भी हमने मुस्कुराते या हंसते ना देखा। उनका ठीकना कद, दुबला पतला परंतु गठीला शरीर, माता के दागों से भरा चेहरा और बाज सी तेज आँख, खाकी वर्दी, चमड़े के चौड़े पंजों वाले बूट, सभी कुछ ही भयभीत करने वाला हुआ करता। मतलब मास्टर प्रीतम स्वभाव से तो भयभीत लगते ही, स्वभाव से तो वह बड़े सख्त थे ही, लेकिन उनका जो शरीर था वह भी बच्चों को भयभीत करने वाला होता था। उनके बूटों की ऊंची एड़ियों के नीचे भी खुदियाँ लगी रहती, जैसे टांगे के घोड़े के पैरों में लगी रहती। अगले हिस्से में पंजों के नीचे मोटे सिरों वाले कील ठुके होते। यदि वह सख्त जगह पर भी चलते तो खुदियाँ और कीलों के निशान वहाँ भी दिखाई देते। हम ध्यान से देखते, इतने बड़े और भारी भारी बूट पहनने के बावजूद उनके टखनों में कहीं मोच तक नहीं आती। उनको देखकर हम यदि घर वालों से बूटियों की मांग करते तो माँ बाप कहते कि टखने टेढ़े हो जाएंगे और सारी उम्र सीधे नहीं चल पाओगे। मास्टर प्रीतम चंद से हमारा डरना तो स्वाभाविक था, परंतु हम उनसे नफरत भी करते थे। कारण तो उसका मारपीट था। हम सभी वह दिन नहीं भूल पाए जिस दिन हम चौथी श्रेणी में फ़ारसी पढ़ाने लगे थे। हमें उर्दू का तो तीसरी श्रेणी में अच्छा अभ्यास हो गया था, परंतु फ़ारसी तो अंग्रेजी से भी मुश्किल थी। अभी हमें पढ़ाते एक सप्ताह भी नहीं हुआ होगा कि प्रीतम ने हमें एक शब्द रूप याद करने को कहा और आदेश दिया कि कल इसी घंटी में जवाबी सुनेंगे। हम सभी घर लौटकर देर रात तक उसी शब्द रूप को बार बार याद करते रहे, परंतु केवल 2-3 ही लड़के थे जिन्हें आधी या कुछ अधिक शब्द रूप याद हो पाया। दूसरे दिन बारी बारी सबको सुनाने के लिए कहा तो एक भी लड़का नहीं सुना पाया। तभी मास्टर जी घुराए, सभी कान पकड़ो। सभी हमने झुककर टांगों के पीछे से बाहें निकालकर कान पकड़े तो वह गुस्से से चीखे, पीठ ऊंची करो। पीठ ऊंची करके कान पकड़े तो 3-4 मिनट में ही टांगों में जलन होने लगती। मेरे जैसे कमज़ोर तो टांगों से थकने से कान पकड़े ही गिर पड़ते।
जब तक हमारी और हरबंस की बारी आई तब तक हेडमास्टर शर्मा जी अपने दफ्तर आ चुके थे। जब हमें सज़ा दी जा रही थी तो उसके कुछ समय पहले शर्मा जी स्कूल की पूरब की ओर बने सरकारी अस्पताल में डॉक्टर कपले से मिलने गए थे। वह दफ्तर के सामने की ओर चले गए। आते ही जो कुछ उन्होंने देखा वह सहन नहीं कर पाए। शायद यह पहला अवसर था कि वह प्रीतम चंद की इस बर्बरता को सहन नहीं कर पाए और बहुत उत्तेजित हो गए। हाँ, व्हाट आर यू डूइंग? इट इज़ द वे टू पनिश द स्टूडेंट ऑफ 4th क्लास। स्टॉप इट एट वंस। मतलब ये तुम क्या कर रहे हो? 4th क्लास को पनिशमेंट करने का ये कौन सा तरीका है? इसे फ़ौरन बंद करो। तब हमें अंग्रेजी नहीं आती थी क्योंकि उस समय 5वीं श्रेणी से अंग्रेजी पढ़ानी शुरू की जाती थी। परंतु हमारे स्कूल के 7वीं 8वीं श्रेणी के लड़कों ने बताया कि शर्मा जी ने कहा था कि क्या करते हैं, क्या 4थी श्रेणी को सज़ा देने का यह ढंग है? इसे फ़ौरन बंद करो। शर्मा जी गुस्से से कांपते हुए बरामदे की ओर अपने दफ्तर में चले गए। जब प्रीतम चंद कई दिन स्कूल नहीं आए तो यह बात सभी मास्टरों की जुबान पर थी कि हेडमास्टर शर्मा जी ने उन्हें मुअत्तल करके अपनी ओर से आदेश लिखकर मंजूरी के लिए हमारी रियासत की राजधानी नाभा भेज दिया। वहाँ हरजी लाल नाम के महकमाए तालीम के डायरेक्टर थे जिनसे ऐसे आदेश की मंजूरी आवश्यक है। मतलब हेडमास्टर साहब ने तो अपनी तरफ से पीटी मास्टर को निलंबित यानी सस्पेंड कर दिया है। अब जो वहाँ की रियासत के जो डायरेक्टर हैं हरजी लाल जी, वहाँ से उन्हें मंजूरी मिलेगी। उस दिन के बाद यह पता होते हुए भी कि पीटी प्रीतम चंद जब तक नाभा से डायरेक्टर बहाल नहीं करेंगे तब तक स्कूल में कदम नहीं रख सकते। जब भी फारसी की घंटी बजती तो हमारी छाती धक धक करती फटने को आती। परंतु जब तक शर्मा जी स्वयं या मास्टर नोया राम जी कमरे में फारसी पढ़ाने ना आ जाते हमारे चेहरे मुरझाए रहते। कई सप्ताहों तक पीटी मास्टर स्कूल नहीं आए। पता चला कि बाज़ार में एक दुकान के ऊपर उन्होंने जो छोटी छोटी खिड़कियों वाला चौबारा किराए पर ले रखा है वहीं आराम से रह रहे हैं। कुछ 7वीं 8वीं के विद्यार्थी हमें बताया करते हैं कि उन्हें मुअत्तल करने की रत्ती भर भी चिंता नहीं थी। पहले की तरह ही आराम से पिंजरे में रखे 2 तोतों को दिन में कई बार भिगोकर रखे बादाम की गिरियों का छिलका उतारकर उन्हें खिलाते, उनसे बातें करते हैं। उनके वे तोते हमने भी कई बार देखे हैं। हम उन बड़े लड़कों के साथ उनके चौबारे में गए थे जो लड़के पीटी साहब के आदेश पर उनके घर का काम कर जाया करते थे। परंतु हमारे लिए यह चमत्कार ही था कि जो प्रीतम चंद बिल्ला मार मार कर हमारी चमड़ी तक उधेड़ देते, वह अपने तोतों से मीठी मीठी बातें कैसे कर लेते हैं। क्या तोतों को उनकी दहकती बुरी आंखों से भय नहीं लगता? हमारी समझ में ऐसी बातें तब तक नहीं आ पाती, बस एक तरह इन्हें अलौकिक ही मानते थे। मतलब ऐसा लगता है कि भगवान की ही कृपा थी जो पीटी मास्टर को निलंबित कर दिया गया। अलौकिक मानते थे, भगवान की ही कृपा मानते थे। इसी प्रकार जो गुरु दयाल सिंह जी हैं उन्होंने बताया कि किस प्रकार से उनके स्कूल के जो दिन हैं, उनके बचपन के दिन, उनके गली मोहल्लों में अपने साथियों के साथ वह किस प्रकार खेला करते थे, ननिहाल में किस प्रकार अपनी नानी के हाथों से खाना खाते थे और स्कूल में वह दूसरे बच्चों की किताबें लेकर पढ़ा करते। उनके जो पीटी मास्टर हैं उनके स्वभाव की विशेषताओं का भी इन्होंने यहाँ पर वर्णन किया है और बताया है कि वह किस प्रकार से हमारी पिटाई करते, लेकिन उन्हें स्कूल सिर्फ एक ही समय अच्छा लगता था, स्काउटिंग के समय। जब वह स्काउटिंग करते तो उन्हें लगता कि हम कोई महत्वपूर्ण आदमी है, फौजी जवान है, बस उसी समय उन्हें स्कूल अच्छा लगता था। बाकी समय वह स्कूल से हमेशा घृणा ही रहती थी, क्योंकि मास्टरों का पिटाई का डर, पढ़ाई का, सभी चीज़ों का उन्हें हमेशा डर सताया रहता था। धन्यवाद।